नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल सिविल स्क्वाड में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम चर्चा किए थे कि बल क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, बल के कितने प्रकार होते हैं और जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं। बट इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पहले संवेग किसे कहते हैं, उसके बाद न्यूटन की गति विषयक नियम पर। तो आइए जानते हैं कि संवेग मोमेंटम, संवेग को मोमेंटम कहते हैं। संवेग किसे कहते हैं? संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं और संवेग एक सदिश राशि होती है। तो माना यम द्रव्यमान की वस्तु का वेग v है, माना यम द्रव्यमान की वस्तु का वेग v है, यम द्रव्यमान की वस्तु का वेग v है, तो संवेग P इज इक्वल टू एम बी, इज इक्वल टू एम बी। सदिश रूप में लिखना होगा तो इस पे P पे और V पे वेक्टर लगा दीजिएगा, तो P इज इक्वल टू वेक्टर P इज इक्वल टू एम वेक्टर V हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका मात्रक आप ध्यान दीजिएगा कि एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवेग का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद अगला टॉपिक आता है न्यूटन का गति विषयक नियम। तो न्यूटन का गति विषयक नियम का प्रथम नियम, तो हम जानेंगे कि न्यूटन का गति विषयक नियम। चिर संवत यांत्रिकी में 3 आधारभूत नियमों पर चर्चा की जाती है। चिर संवत यांत्रिकी में 3 आधारभूत नियमों की चर्चा की जाती है, जिसे पहली बार सर आइजैक न्यूटन ने द प्रिंसिपिया अपनी पुस्तक द प्रिंसिपिया में प्रकाशित किया था, जिसे न्यूटन का गति विषयक नियम भी कहते हैं। तो इसका 3 नियम है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम और न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। तो हम प्रथम नियम पर चर्चा करेंगे कि न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या होता है। प्रत्येक पिंड, तो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या है, हम अभी इस पर चर्चा करेंगे। तो गति का प्रथम नियम ये बुक में जो दिया गया है, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश न करता है। परंतु इसका सिंपल लैंग्वेज में गति के प्रथम नियम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था में तब तक बनाए रखने का प्रयास करती है, प्रत्येक वस्तु विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था तब तक बनाए रखने का प्रयास करती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य न करे। यानी प्रत्येक वस्तु गति की अवस्था अथवा विराम की अवस्था में तब तक बने रहने का प्रयास करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल उसका विरोध न करे। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गुणात्मक नियम भी कहते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को गुणात्मक नियम भी कहते हैं। तो ये तो हो गया न्यूटन गति का प्रथम नियम। तो इसके आगे हम चलते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के बारे में। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम, इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे देखिए कि गाड़ी जा रही है तो गाड़ी तब तक जाती रहेगी जब तक इस पर ब्रेक न लगाया जाए या इसे किसी तरीके से रोका न जाए, तब तक ये गति कर रहेगी। और ये बेंच रखी है, मेज रखी है, ये मेज तब तक अपनी स्थिति में बनी रहेगी जब तक इस पर बाह्य बल लगा के इसकी खिसकाया ना जाए। तो इसे गुणात्मक का नियम भी कहते हैं। अगला आता है कि न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, इसमें पहला दिया है संवेग। तो हमने संवेग आपको बता दिया, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं
संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है P बराबर mv और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या कहता है? न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं में भिन्न भिन्न त्वरण उत्पन्न करने के लिए कम त्वरण समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं में भिन्न भिन्न त्वरण उत्पन्न करने के लिए कम त्वरण उत्पन्न करने के लिए कम बल और अधिक त्वरण उत्पन्न करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं में कम त्वरण उत्पन्न करने के लिए कम बल, अधिक त्वरण उत्पन्न करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम बल, वस्तुओं पर लगाया गया बल F उसमें उत्पन्न त्वरण A के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार वस्तुओं पर लगाया गया बल उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। उस पर लगाया गया बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह प्रोपोर्शनल है, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब वस्तुओं में समान त्वरण उत्पन्न करने के लिए यदि हमें समान त्वरण उत्पन्न करना हो तो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु पर अधिक बल लगाना पड़ेगा और कम द्रव्यमान वाली वस्तु पर कम बल लगाना पड़ेगा। तो यह प्रोपोर्शनल यम भी होता है, यह प्रोपोर्शनल यम। तो समान द्रव्यमान, फिर से देखते हैं कि समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं पर अधिक त्वरण उत्पन्न करने के लिए अधिक बल, कम त्वरण उत्पन्न करने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा। तो बल F से निरूपित करते हैं तो यह प्रोपोर्शनली हो जाएगा। अगर समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं में समान त्वरण उत्पन्न करना होगा या भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं में समान त्वरण उत्पन्न करना हो, भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं में समान त्वरण उत्पन्न करना हो तो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु पर अधिक बल, कम द्रव्यमान वाली वस्तु पर कम बल। तो यह प्रोपोर्शनल यम भी होता है। तो इसे हम समीकरण 1 नाम रख देंगे, इसे समीकरण 2 नाम रख देंगे। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर हमें प्राप्त होगा कि यह प्रोपोर्शनल यम ए, तो F इज इक्वल टू के एम हो जाएगा, जहाँ के एक अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि माना 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने में उसमें त्वरण उत्पन्न 1 मीटर पर सेकेंड होगा। 1 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 न्यूटन का बल उत्पन्न करने के लिए 1 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करना होगा। तो इसमें हम K और F इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू 1 और A इज इक्वल टू 1, तो इनका मान इसमें रख देंगे हम। क्या प्राप्त होगा? F 1 इज इक्वल टू K इंटू 1 इंटू 1, तो K इज इक्वल टू 1। तब बल क्या होगा? F इज इक्वल टू MA। सदिश रूप में लिखना होगा तो आप F पर और A पर वेक्टर लगा देंगे, तो वेक्टर F इज इक्वल टू M इंटू वेक्टर A। अब न्यूटन का द्वितीय नियम नोट करके आप लिख लीजिएगा कि न्यूटन का द्वितीय नियम बल के परिमाणात्मक स्वरूप की व्याख्या करता है। न्यूटन का द्वितीय नियम बल के परिमाणात्मक स्वरूप की व्याख्या करता है। न्यूटन का द्वितीय नियम बल के परिमाणात्मक स्वरूप की व्याख्या करता है। हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आप चित्र 5.3 में देखते हैं कि चित्र ये देखिए, तो यदि आपने मैच खेला होगा तो जब बॉल आप कैच करते हैं तो कैच करते समय बॉल के साथ आपको हाथ भी थोड़ा सा नीचे ले जाना पड़ता है
ताकि बॉल आपके हाथ में रुकी रहे। नहीं तो आप अगर एक जगह पर हाथ अपना स्थिर रखेंगे तो बॉल आपके हाथ में गिरेगी, फिर उछल जाएगी, आप कैच नहीं ले पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि बल केवल संवेग परिवर्तन पर ही निर्भर नहीं करता, बल केवल संवेग परिवर्तन पर भी निर्भर नहीं करता। बल जो है संवेग परिवर्तन कितनी तीव्रता से किया गया है उस पर भी निर्भर करता है। तो ये आप उदाहरण देख लीजिए, हमने बताया। और ये भी उदाहरण देख लीजिए 5.4 चित्र में आप जब रस्से में एक गोला बांधकर चारों तरफ नचाते हैं तो उसमें भी संवेग का परिणाम स्थिर रहता है, पर भी संवेग की दिशा परिवर्तन के लिए बल, संवेग का परिणाम स्थिर रहेगा मतलब कि उसका संवेग जितना रहेगा वो उतना ही रहेगा, लेकिन उसमें त्वरण उत्पन्न कर उसकी स्थिति को परिवर्तित करना है ना हमेशा, तो उसमें बल लगाना पड़ेगा। तो हम डोरी द्वारा किसी पत्थर को एक समान चाल से वृत्त में घुमा सकते हैं। तो किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उसकी दिशा में भी जिस दिशा में बल कार्य करता है। तो ये हो गया उदाहरण। अब देखिए उदाहरण 5.2 देखिए कि 90 मीटर प्रति सेकंड चाल से गतिमान 0.04 किलोग्राम सनहित की कोई गोली लकड़ी के भारी टुकड़े में धंसकर 60 सेंटीमीटर दूरी चलकर रुक जाती है, तो गुटके द्वारा गोली पर लगने वाले औसत अवरोध बल क्या होगा। तो मंदन यहाँ पर होगा, जहाँ पर मंदन होगा वहाँ पर माइनस लग जाएगा, तुरंत माइनस में होगा। तो गोली का मंदन ज्ञात करना है, अवरोध ज्ञात करना है, यानी कि मंदन ज्ञात करना है। तो त्वरण क्या होगा, u a इज इक्वल टू यू माइनस यू स्क्वायर अपान 2s। इसमें देखिए माइनस यू स्क्वायर अपान 2s। तो इसमें जो 90 मीटर प्रति सेकंड है उसी को हम चर्चा करते हैं। तो u प्रारंभिक चाल है तो u इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, यू स्क्वायर अपान 2s। यस इज इक्वल टू लकड़ी में चली गई दूरी तो 60 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो सेंटीमीटर मीटर में बदलेंगे 60/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 0.6 मीटर हो जाएगा ये। तो 0.6 मीटर ए इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान 2s, चली गई दूरी, यस इज इक्वल टू चली गई दूरी तो 2 × 0.6। तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे तो -6775 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका वेग निकल जाएगा। उसके बाद मंदन ज्ञात करना, तो एफ इज इक्वल टू एम में एम जो है 0.04 किलोग्राम दिया गया है और त्वरण हम ज्ञात ही कर लिए, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। एफ इज इक्वल टू एम ए पर रख के एफ इज इक्वल टू एम ए पर रख के, तो ए जो है 0.04 इंटू 6750, लास्ट में आप माइनस लगा देंगे क्योंकि मंदन है, तो जो आएगा उसको सॉल्व करके आप ज्ञात कर लेंगे, न्यूटन में आएगा। ये हो गया उदाहरण। ऐसे भी उदाहरण आप देख लीजिएगा दोनों। उसके बाद अगला आता है कि न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहाँ गया, संवेग संरक्षण हो गया। हाँ, तो आते हैं न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, पहले तृतीय नियम पर चर्चा करते हैं कि न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम क्या है। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की उसके विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात जब हम एक सिंपल साधारण भाषा में जानें, प्रत्येक क्रिया की उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यही न्यूटन का तृतीय नियम होता है। उदाहरण के तौर पर आप जानिए कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु भी उस पर उसी परिणाम
के बराबर परंतु विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। इसमें से एक बल क्रिया बल और इस दूसरा बल प्रतिक्रिया बल कहलाता है। जैसे हम छत से अगर कूदते हैं जमीन पर, तो जितना बल हम जमीन पर लगाते हैं कूदते समय, उतना ही विपरीत बल जितना हम लगाएंगे उसे क्रिया बल कहेंगे, और जमीन द्वारा हमारे ऊपर जितना बल लगाया जाएगा उसे प्रतिक्रिया बल कहेंगे। तो न्यूटन का गतिशील तृतीय नियम यही है कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यही न्यूटन का तृतीय नियम है। इसमें एक टॉपिक देखिए, आवेग। आवेग क्या होता है कि बल संवेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। ये आप जान लीजिए कि संवेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। आवेग की परिभाषा होगी, संवेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। इसके बाद अगला, इसमें कई उदाहरण आते हैं, तो उदाहरण पर हम चर्चा नहीं करेंगे। उदाहरण आप देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें बताया जाएगा। तो अगला टॉपिक आता है संवेग संरक्षण। अगला कौन सा टॉपिक आता है? संवेग संरक्षण। तो हम बात करते हैं संवेग संरक्षण पर। तो संवेग संरक्षण पर चर्चा करते हैं, लेकिन आवेग को जी से प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा वह समय अंतराल जिसमें वह बल उस वस्तु पर क्रियाशील रहा हो, दोनों के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग को जे से प्रदर्शित करते हैं। आवेग की परिभाषा आप लिख लेंगे। इसे किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा वह समय अंतराल जिसमें वह बल उस वस्तु पर क्रियाशील रहता है, दोनों के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग को जे से प्रदर्शित करते हैं। आवेग को जे से प्रदर्शित करते हैं। जे इज इक्वल टू एम भी होता है। संवेग परिवर्तन की दर को भी आवेग कहते हैं, ये भी जान लीजिएगा आप। और इसका MKS पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। अब आगे चर्चा करते हैं हम संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण, तो संवेग संरक्षण में बात करते हैं कि रेखीय संवेग संरक्षण का क्या नियम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एनर्जी। रेखीय संवेग संरक्षण क्या नियम होता है कि यदि दो या दो से अधिक कोणों के निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो संपूर्ण संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण का क्या नियम है कि दो या दो से अधिक कोणों के निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो संपूर्ण संवेग संरक्षित रहता है तथा समय के साथ साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दो या दो से अधिक कोणों के किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो संपूर्ण संवेग संरक्षित रहता है तथा समय के साथ साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह है कोणीय संवेग संरक्षण। रेखीय संवेग संरक्षण है। हमने क्या बताया कि रेखीय संवेग संरक्षण। तो आइए इसकी हम उत्पत्ति करते हैं कि रेखीय संवेग संरक्षण। माना एक निकाय के दो कणों के द्रव्यमान, m1 और m2 हैं। एक निकाय के दो कणों के द्रव्यमान m1 और m2 हैं तथा उनके तात्क्षणिक संवेग P1 और P2 हैं। तो निकाय का संपूर्ण संवेग क्या होगा? निकाय का संपूर्ण संवेग क्या होगा? P इज इक्वल टू वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा और साथ साथ लिखते चलिएगा कि माना एक निकाय के दो कणों के द्रव्यमान m1 m2 तथा उनके तात्क्षणिक संवेग P1 P2 हैं, तो निकाय का संपूर्ण संवेग क्या होगा? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब इसके बाद समीकरण इसको 1 बनाकर छोड़ दीजिएगा। आगे आएगा कि माना, फिर से आप मानेंगे कि माना कणों m1
कणों M1 या पिंडों M1 व M2 पर दो बल क्रमशः F1 व F2 कार्यरत हैं। M1 और M2 पर दो बल F1 और F2 कार्यरत हैं। F1 और F2 कार्यरत हैं, जिसके कारण किसी सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी में कणों के संवेग परिवर्तन में डेल्टा P1 तथा डेल्टा P2 मानक कणों के M1 और M2 पर दो बल क्रमशः F1 और F2 कार्यरत हैं, और जिसके कारण किसी सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी में संवेग में परिवर्तन डेल्टा P1 और डेल्टा P2 होता है। संवेग परिवर्तन डेल्टा P1 और डेल्टा P होता है, तो कुल संवेग परिवर्तन क्या होगा? कुल संवेग परिवर्तन होगा डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। अब इसमें T से भाग देते हैं। डेल्टा P अपान डेल्टा T इज इक्वल टू P1 अपान T1 प्लस P2 अपान T2। डेल्टा सब में लगा दीजिएगा, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा P। लिखेंगे कि हम जानते हैं कि F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा P। क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा P। तो F इज इक्वल टू डेल्टा P अपान टी। डेल्टा P अपान F इंटू डेल्टा टी डेल्टा P। तो डेल्टा P इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा F इज इक्वल टू डेल्टा P अपान डेल्टा T। F इज इक्वल टू डेल्टा P अपान डेल्टा T। तो वो जो समीकरण है, समीकरण क्या है? डेल्टा P इज इक्वल टू अपान डेल्टा T और डेल्टा P1 अपान डेल्टा T1 प्लस डेल्टा P2 अपान डेल्टा T2। इसमें लिखेंगे F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 प्लस F2। तो आगे आएगा F इंटरनल प्लस F एक्सटर्नल। तो क्या होगा? F1 क्या होगा? F1 इज इक्वल टू F इंटरनल प्लस F एक्सटर्नल और F2 इज इक्वल टू F इंटरनल प्लस F एक्सटर्नल। तो F1 और F2 में F का मान रख देंगे। तो F इज इक्वल टू F इंटरनल F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। इसके बाद न्यूटन के तृतीय नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो F1 इंटरनल इज इक्वल टू F2 इंटरनल। तो F1 इंटरनल इज इक्वल टू F2 इंटरनल। तो F1 इंटरनल इज इक्वल टू F2 इंटरनल और डेल्टा P अपान डेल्टा T इज इक्वल टू 0। ये 0 कैसे होगा? ये 0 ऐसे होगा कि F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा कि डेल्टा P अपान डेल्टा T बराबर 0
और डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। अर्थात पी क्या है, पी एक नियतांक। तो इस प्रकार रेखीय संवेग संरक्षण का नियम हम जान गए। तो रेखीय संवेग संरक्षण का क्या नियम है कि यदि दो या दो से अधिक कोणों के किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो संपूर्ण संवेग संरक्षित रहता है। इसके बाद आता है किसी कण की साम्यावस्था। तो किसी कण की साम्यावस्था को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।